नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में बुर्के पर लगे प्रतिबंध की। आधिकारिक तौर पर स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और ऐसे कई देश हैं स्विट्जरलैंड के अलावा भी यूरोप में जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का हवाला देकर बुर्के पर बैन लगा चुका है। बुर्का बैन पर बात लगाने के पीछे सामाजिक सामंजस्य का हवाला दिया जा रहा है। स्विस संसद के निचले सदन में यह कानून 151 और 29 वोटों से यह पास हो गया। इससे पहले इसे उच्च सदन में भी मंजूरी मिली थी, लेकिन हर गैर मुस्लिम देश की तरह यहां भी मुस्लिम संगठनों ने हाय तौबा मचा दी। उसके बाद बताएंगे आपको कि वायरल वीडियो क्या है और उसके बाद बताएंगे हेडलाइन और अंत में कुछ गुड न्यूज बताएंगे और उसके बाद आपको कहेंगे शुभ रात्रि। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। इस्लाम की कट्टरता और रिवाजों से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम बहुल देश खुद परेशान हैं, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियां भी वो अपने यहां लगाते रहे। जैसे दुबई में सड़क किनारे गाड़ी रोककर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए 500 दिरहम का जुर्माना यानी 8,800 रुपये, अगर भारतीय रुपये की बात करें तो 8,800 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन कोई भी मुल्क मौलवी इस पर नहीं बोलता। लेकिन अगर ये काम कोई गैर इस्लामिक देश करता है तो वहां हाय तौबा मचा दी जाती है। ताजा मामला है धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले देश स्विट्जरलैंड का, जहां सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए बुर्का बैन करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके चलते यह जो आदेश है वो 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले साल 2021 में जनमत संग्रह के बाद पूरे देश में बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार समर्थकों ने कड़ी आलोचना की थी इसकी, और इसके बावजूद जनमत संग्रह बहुत ही कम अंतर से पारित हो गया। यहां महज 51% लोगों ने पाबंदी का सपोर्ट किया था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जाता है। यह रकम अगर भारतीय पैसों की बात करें तो भारतीय रुपये के हिसाब से करीब 1 लाख रुपए यानी 97,000 समथिंग का जो है वो आंकड़ा बनता है। यानी 1 लाख रुपए के आसपास जो है आपको बुर्का बैन होने का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कुछ स्थितियों में सर ढकने की सहूलियत यहाँ पर हालांकि दी गई है, जैसे हवाई जहाज और राजनयिक परिषद में औरतें सर ढक कर जा सकती है। पूजा स्थल और दूसरे पवित्र जगहों पर भी सर ढका जा सकता है। मेडिकल इश्यू की वजह से भी आप सर ढक सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा गर्मी या सर्दी की वजह से चेहरा और सर ढका जा सकता है। पारंपरिक रीति रिवाज और आर्ट प्रोग्राम में भी सर और चेहरे को ढकने की इजाजत दी गई है इस कानून के तहत, यानी जो आदेश है उसके तहत। सार्वजनिक सभाओं में विरोध प्रदर्शन के दौरान भी चेहरा ढकने की आजादी होगी। इतनी राहत के बाद भी मुस्लिम संगठनों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है इस बैन को। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी इस्लामिक देश में बने कानून पर विरोध वहां नहीं होता। भारत में ही इसका सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण देखने को मिला है जब एक स्कूल में बुर्के और हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। तब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि खुद कई इस्लामिक देशों में मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा और ऐसी मान्यताओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसे ही कुछ 20 देशों के नाम हम आपको बताते हैं और वहां पर किस किस तरह की इस्लामिक प्रथा पर रोक है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला देश है कजाकिस्तान, जहां हिजाब पहनने पर स्कूलों में प्रतिबंध है। धार्मिक साहित्य पर सरकारी नियंत्रण है, जबकि कजाकिस्तान में मुस्लिम आबादी करीब 70% है, जिसमें ज्यादातर सुन्नी हनफी का पालन करती है। इसके साथ ही कजाकिस्तान में सफ़ी सुन्नी, शिया, सूफी और अहमदी मुसलमान भी रहते हैं। दूसरा देश है अजरबैजान, जहां सार्वजनिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। धार्मिक शिक्षा और साहित्य पर सरकारी अनुमति की आवश्यकता है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक अजरबैजान की कुल आबादी 10.6 मिलियन होने का अनुमान है और यहाँ 96% लोग मुस्लिम हैं। इनमें से करीब 65% लोग शिया इस्लाम को मानते हैं, जबकि 35% सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। तीसरा जो देश है वह है तजाकिस्तान। यहाँ पर 96% यानी 96% से ज्यादा लोग जो है वो मुस्लिम हैं और इसमें भी ज्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम के हनफी का पालन करते हैं। तजाकिस्तान में धर्म की आज़ादी का प्रावधान है, लेकिन सरकार इस्लामिक जीवन शैली और मुस्लिम पहचान को धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौती मानती है।
सरकार ने इस्लामिक तरीके से दाढ़ी रखने को अनौपचारिक रोक लगा दी थी और सरकार ने अरबी नाम रखने पर भी कड़े नियम बनाए हुए हैं। तजाकिस्तान में हिजाब पर भी रोक लगा दी गई है। कानून के मुताबिक हिजाब पहनने पर 60,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और 18 साल से कम उम्र के युवाओं के मस्जिद जाने पर भी रोक है। चौथा देश है उज्बेकिस्तान। सरकारी कार्यालयों और स्कूल में धार्मिक पोशाकें यहां पर प्रतिबंधित है। धार्मिक सभाओं और इस्लामिक साहित्य पर सख्त नियंत्रण है सरकार का। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में मुस्लिम आबादी करीब 88 से 97% तक है। 2022 में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक देश की आबादी 97% मुस्लिम बताई गई थी। पांचवा और तुर्कमेनिस्तान है पांचवा देश, जहां सरकारी संस्थानों में हिजाब पहनना बिल्कुल वर्जित है, प्रतिबंधित है, ब्लैंकेट बैन है और धार्मिक शिक्षाओं और मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण है। अमेरिकी सरकार के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान में 89% आबादी मुस्लिम है। तुर्कमेनिस्तान में ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं और इस्लाम को पुनर्जीवित यहां पर किया गया, लेकिन इसे कड़ा नियंत्रण भी इस पर रखा गया है। मोरक्को में बुर्का के आयात और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध है। साथ ही कट्टरपंथी विचारधाराओं पर निगरानी 24 घंटे सरकार रखती है। अल्जीरिया सरकार कर्मचारियों पर हिजाब और नकाब दोनों पर प्रतिबंध लगाए हुए, यानी वहां के जो कर्मचारी हैं ना हिजाब पहन सकते हैं ना ही नकाब। सरकारी संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों पर भी रोक लगी हुई है। अब सीरिया की बात करते हैं। सीरिया में शिक्षा क्षेत्र में हिजाब और दाढ़ी पर कुछ क्षेत्र में प्रतिबंध है। धार्मिक चरमपंथी पर नियंत्रण के लिए धार्मिक संस्थाओं पर निगरानी रखी गई है। ट्यूनीशिया में सरकारी संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध है। धार्मिक राजनीतिक पार्टियों में कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और सऊदी अरब की अगर बात करें तो शिया और अन्य अल्पसंख्यक इस्लामिक समुदाय की धार्मिक गतिविधियों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। धार्मिक स्थलों पर केवल वहावी इस्लाम का ही प्रचार किया जाता है। मिस्र की अगर हम बात करें तो कुछ विश्वविद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में नकाब पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। धार्मिक कट्टरपंथ पर नियंत्रण के लिए मस्जिदों की निगरानी की जाती है यहाँ पे। और मलेशिया की अगर बात करें तो शिया इस्लाम का यहाँ पर पालन और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा हुआ, यानी आप वहाँ पर इस्लाम का प्रचार नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों पर कुछ धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक यहाँ पर लगाई गई है। इंडोनेशिया में शिक्षा और अहमदिया समुदाय के धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध है। कुछ क्षेत्र में धार्मिक प्रदर्शन और शिक्षाओं पर भी निगरानी रखी जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ इस्लामिक संगठन और विचारधाराओं पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया हुआ है। मस्जिदों और धार्मिक शिक्षाओं पर भी सरकार जो है वो नियंत्रण अपना रखती है। ओमान में चरमपंथी साहित्य और धार्मिक संगठनों पर सरकार का प्रतिबंध है। धार्मिक स्थलों में विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं पर रोक लगाई गई है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। लेबनान में कुछ इस्लामिक संगठनों और समूह पर प्रतिबंध किया गया है उसे, और धार्मिक गतिविधियों पर भी सरकार नियंत्रण रखती है। जॉर्डन में भी ऐसा ही है। जॉर्डन में धार्मिक चरमपंथ को रोकने के लिए धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक सभाओं की निगरानी और लाइसेंसिंग की यहाँ पर जरूरत होती है। अब इराक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। धार्मिक स्थलों और संगठनों पर सरकारी निगरानी रखी जाती है। और बहरीन में भी इसी तरीके की चीजें हैं। बहरीन में शिया समुदाय की धार्मिक गतिविधियों पर कई तरीके की सीमाएं लगाई गई हैं, कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। धार्मिक सभाओं और साहित्य भी यहाँ पर नियंत्रित होती है। बांग्लादेश में धार्मिक और राजनीतिक दलों और संगठनों पर प्रतिबंध है। कट्टरपंथी इस्लाम प्रचार पर रोक और निगरानी की बात हालांकि पहले थी, लेकिन अभी जब से वहां पर सरकार तख्ता पलट हुआ है और जब से वहां पर नई सरकार आई है मोहम्मद यूनिस की, यह रोक हटा ली गई है। और अब वहां पर सारी चीजें जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है वो सारी चीजें अब वहां पर की जा रही है। जब इन इस्लामिक देशों में इस तरीके के नियंत्रण है तो यह नियंत्रण भारत में क्यों नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा सवाल है। और इस लिहाज से यूरोप के जो देश है वो जिस तरीके से अपने यहाँ इस्लामिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, इससे पहले जो है आप फ्रांस में देख चुके हैं। फ्रांस में पूरी तरीके से बुर्के पे बैन है, वहाँ पर हिजाब पहन करके आप सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकते हैं। इसी दिशा में स्विट्जरलैंड का यह जो फैसला है वह जो है अब चर्चा में है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वहाँ पर आप बुर्का लगा करके कहीं भी नहीं जा सकते, सार्वजनिक जगह पे, ऑफिस में, स्कूल में, दफ्तर में आप नहीं जा सकते। तो बुर्का बैन पर स्विट्जरलैंड था। और कई बार तो ऐसे नज़ारे दिखने को मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी क्रम में
कुत्ते और असगर का एक ऐसा ही वीडियो जो है वो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुत्ते ने विशालकाय असगर की हवा टाइट कर रखी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दलदल जमीन पर असगर और कुत्ते के बीच लड़ाई चल रही है। असगर कुत्ते का शिकार करना चाहता है, लेकिन कुत्ता काफी आक्रामक हो गया है और असगर की ऐसी हालत कर दी है जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। वीडियो देखकर आपको रोम रोम आपका सिहर जाएगा, कांप जाएगा। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को MGTC_farming के नाम से ये पेज से शेयर किया गया और इस खतरनाक वीडियो को अब तक लाखों लोग जो हैं वो देख चुके हैं, जबकि 51,000 से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है। वही मजा लेते हैं बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पर अपने कमेंट भी किए हैं। कुछ का कहना है कि कुत्ते ने तो गदर मचा दिया है, किसी का कहना है कुत्ते तो भौकाली निकला। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये तो बात थी वायरल खबर की। अब बात कल की बड़ी खबर, यानी कल जब आप सुबह में अखबार पढ़ेंगे तो आपने अखबार में जो हेडलाइंस देखेंगे वो आपको मैं रात में ही बता देता हूँ। और पहली खबर झारखंड से है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों का चुनाव प्रचार है थमने के बाद मतदान बुधवार 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक यह मतदान जो है चलेगा। कुल 683 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 73 महिलाएं और 1 थर्ड जेंडर है। कुछ संवेदनशील बूथों पर समय सीमा 4 बजे तक रखी गई है। शेष 38 के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 साल पहले शुरू हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अब तक अदालतों के चक्कर में फंसी हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि OBC/SC के लिए आरक्षण का प्रावधान नेग्लेक्ट किया गया था और सरकार की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कल इस पर सुनवाई। तीसरी जो खबर है वो वक्फ बोर्ड से है। वक्फ बोर्ड को लेकर गठित JPC का बिहार दौरा है कल, और अलग अलग पक्षों से वहां पर राय ली जाएगी। जो टीम है वो अलग अलग लोगों से मिलेगी और उनकी राय जानेगी। चौथी खबर उज्जैन से। उज्जैन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 नवंबर को उज्जैन जाएंगे, जहां वह 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह को संबोधित करेंगे। पांचवी खबर क्रिकेट से। खेल से। गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए विराट कोहली सबसे पहले पर्थ पहुंच गए हैं। स्टार बल्लेबाज के साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी हैं। टीम इंडिया मंगलवार से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पर्थ में 22 नवंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट। तो अब बड़ी खबर के बाद से समय है गुड न्यूज का, जो अंत में हम आपको सुनाते हैं। और आज हम आपको गुड न्यूज में बिहार के बिहारी टार्जन से मिलवाने वाले हैं, जो देश के लिए गोल्ड लाना चाहते हैं। पश्चिम चंपारण के पाकड़ गांव के राजा यादव को बिहारी टार्जन के रूप में अब जाना जाने लगा है। इन दिनों वे अपनी अद्भुत फिटनेस और तेज रफ्तार के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपनी मेहनत और अनूठी ट्रेनिंग के दम पर राजा यादव आज देश में बहुत ही चर्चित हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजा यादव के मुताबिक वह 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकते हैं और रोजाना 20 से 25 किलोमीटर तक दौड़ वो लगाते हैं। राजा यादव का सपना अपने पिता लाल बाबू पहलवान के अधूरे सपने को पूरे करना है, जो खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे। पिता के इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए राजा यादव खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि वह सरकार का समर्थन चाहते हैं, ताकि वह अपने प्रशिक्षण को और भी बेहतर बना सके और देश के लिए गौरव प्राप्त कर सके और देश को गौरव दिला सके। अब 10 की बात के आखिरी सेगमेंट की बात करेंगे और हमारे लास्ट सेगमेंट में फीडबैक हम लेते हैं आपसे, जिसमें आप हमें अपने प्रोग्राम से संबंधित कुछ राय और सुझाव देते हैं। 10kibaat@gmail.com पर आप हमें अपनी राय बता सकते हैं, या अगर कोई खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए आपको लगता है कि ज़रूरी है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। और हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।